स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका दोस्त सर्वेश यादव एक बार फिर हाजिर हूं संविधान की एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे भाग 4 के बारे में। इससे पहले आपने भाग 1 पढ़ा, भारत संविधान की भाग 1 पढ़ा आपने। उसमें क्या पढ़ा? भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। फिर मैंने आपको भाग 2 भी पढ़ाया और उसमें मैंने बताया कि भारत के नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान जो किया गया है भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक, फिर उसके बाद हमने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया भाग 3, जिसमें आपको मैंने मूल अधिकारों के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन से बताया, अच्छे तरीके से बताया कि आप मूल अधिकारों को समझ सकें। और आप तो जानते ही हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतना तो चीज आपकी क्लियर है। आज है हमारा टॉपिक भाग 4। इसके शीर्षक को ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका शीर्षक अगर एक बार आप समझ गए दोस्तों तो भाग 4 यूं 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 खत्म। ठीक, तो बस भाग 4 पे फोकस करना है। इसका शीर्षक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बस शीर्षक ही ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य का मतलब तो आप जानते हैं, जो भाग अनुच्छेद 12 में मैंने आपको बताया था कि राज्य क्या होगा। भारत की सरकार, संसद, स्थानीय प्राधिकारी, गैर स्थानीय प्राधिकारी, विधानमंडल, राज्य विधानसभाएं, ये सब क्या है? ये सब राज्य के तत्व है। तो राज्य को जो तत्व दिशा निर्देश प्रदान करेंगे उन्हीं का वर्णन किया गया है भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। और इसका जो पूरा विवरण मिलेगा आपको भारत के संविधान में, वो कहां से कहां तक मिलता है? वह मिलता है अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। ध्यान रखिएगा, जो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका पूरा विवरण अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ही मिलता है। कुछ लोग 51 का भी जोड़ देते हैं, यानी कि 51 का ए जो कि मूल कर्तव्य है वह भाग 4 के भाग का हिस्सा है। फिलहाल हम अभी पढ़ेंगे भाग 4, उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अब देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भाग 4 के बारे में जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने यह बताया था कि जो भाग 4 है भारत के संविधान में, उसका सिर्फ इतना कर्तव्य है कि वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। यानी कि संविधान एक ऐसा निर्देशक कार्य करेगा संसद के लिए ताकि जो राज्य का निर्माण हो भारत में वह लोक कल्याणकारी राज्य हो। यानी कि जहां पे सभी स्त्री और पुरुषों के लिए राज्य एक अलग अलग उपबंध करे ताकि उन्हें सही दिशा मिल सके और वह अपने जीवन को सुगम बना सके। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब का कथन था कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह राज्य को कल्याणकारी बनाने की दिशा में एक मत प्रदान करते हैं। और एक पते की बात यह भी है, जिस प्रकार से अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप उस हनन की कार्यवाही के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो बातें आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, इनके हनन का कोई भी मामला अगर आपके साथ होता है या किसी के भी साथ होता है तो वह कहीं पर भी याचिका दायर नहीं कर सकता। कारण यह है कि यह सिर्फ राज्य को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का संविधान राज्य को किस प्रकार से दिशा निर्देश प्रदान करता है कि राज्य का कार्य उसके नागरिकों के लिए, उसकी जनता के लिए कैसा होना चाहिए। तो तैयार हैं आप लोग? फिलहाल भाग 4 को अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लाया गया है, तो मैंने आपको एक स्रोत की वीडियो पढ़ाई थी, भारतीय संविधान के स्रोत तत्व कहां से किन किन कड़ियों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। इसका एक वीडियो तो मैं पहले ही बना चुका हूं, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि भाग 4, इसको जोड़ा गया है भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से, जिसको आप आयरिश का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। याद आया? तो भाग 4 को जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसको कहां से जोड़ा गया है? आयरलैंड से। ठीक, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद रहेगा वह होगा अनुच्छेद 36 यानी कि आर्टिकल 36।
अब आर्टिकल 36, जैसा आप जब मैंने आपको मूल अधिकार पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने अनुच्छेद 12 से 35 तक का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको अवेलेबल कराया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 में किस चीज का विवरण है, तो राज्य की परिभाषा। वह देश के संदर्भ में था, यह भी देश के संदर्भ में होगा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है कि भारत का जो राज्य होगा या राज्य जो होगा भारत के अंदर वह किस प्रकार का होगा, वहां के नागरिक किस प्रकार से कर्म करेंगे, या राज्य का उन व्यक्तियों के प्रति, उस जनता के प्रति क्या दायित्व होगा, यही बताया गया है अनुच्छेद 36 में। यानी कि अनुच्छेद 36 में आपको एक छोटी सी चीज लिखनी है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किस आधार पे, तो जनता के आधार पे, यानी कि राज्य कैसे उपबंध कर सकता है वहां की जनता के लिए, इसी का प्रावधान है अनुच्छेद 36 में। तो इतनी बातें जान लीजिए कि अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है, सिर्फ राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है जो यह बताता है कि एक राज्य का क्या दायित्व होगा उसकी जनता के लिए। अब अगला अनुच्छेद, इसमें बस इतना ही पढ़ना है आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सब मैं मेंशन कराऊंगा। फिलहाल ये कभी पूछा नहीं गया है एग्जामिनेशंस में, आपसे जो पूछे जाएगा वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। फिर आर्टिकल 37 यानी कि अनुच्छेद 37 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि अगर नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कोई हनन का मामला आता है सामने, तो इसकी याचिका आप कहीं पर भी नहीं कर सकते, यानी कि इसकी सुनवाई होती ही नहीं। तो यहां पे लिख लीजिए, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वर्णित उपबंधों को लेकर या उपबंधों के हनन के मामले में न्यायालय या अन्यत्र कहीं सुनवाई नहीं होती है। कहीं सुनवाई नहीं होगी। यही है किसमें, अनुच्छेद 37 यानी आर्टिकल 37 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो वर्णित बातें हैं या उपबंध हैं उनके हनन का कोई मामला आता है तो उसके लिए आप न्यायालय या अन्यत्र कहीं सुनवाई के लिए आवेदन या याचिका या अपील नहीं कर सकते। यही है अनुच्छेद 37 में। इसका कारण भी मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है। यह सिर्फ राज्य को नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि एक राज्य कैसा होगा, तो इसीलिए इसकी सुनवाई कहीं भी नहीं की जाती। अगर मूल अधिकार होता किसी व्यक्ति का तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे या अनुच्छेद 226 का प्रयोग कर हम उच्च न्यायालय जा सकते थे, लेकिन अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंधों से संबंधित हनन का कोई भी मामला आता है तो उसे ना तो न्यायालय में सुना जाएगा और ना ही कहीं और, क्योंकि वह सिर्फ राज्य को क्या करेगा, दिशा निर्देश प्रदान करेगा। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी इसको क्या कहा है, यह मूलभूत आधार है भारतीय नागरिकों का। ठीक है, अब देखते हैं अगला आर्टिकल, अनुच्छेद 38, 36, 37, 38। इससे कभी प्रश्न नहीं पूछा गया, ना आर्टिकल 36 से आज तक कभी किसी एग्जामिनेशन में आपने प्रश्न देखा होगा और ना ही मैंने देखा, ना ही 37 से आपको देखने के लिए मिलेगा और ना ही 38। लेकिन इसके बाद के उपबंधों से कई एग्जामिनेशंस में कई प्रश्न पूछे गए और यूपीएसआई में तो अनगिनत बार। मैंने 2009 से लेकर 2017 तक का पेपर देखा है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39, 43, 42 और 47 के उपबंध पूछे गए हैं और 2017 में जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ उसमें लगातार ये एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो इसके बाद की प्रावधान सब इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 38 में यह बताया गया है कि भाग 4 संविधान का भाग 4 यह उपबंध करता है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें राज्य के
पुरुष और स्त्रियों, बच्चों और युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य और जीविकोपार्जन की सुविधा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखिए इसके डिस्क्रिप्शन में, राज्य के द्वारा कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण, यानी कि राज्य एक कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसके माध्यम से उस राज्य के स्त्री, पुरुष, बच्चे और युवा सभी एक बेहतर जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये 36, 37, 38 का उपबंध मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का उपबंध अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अगर नहीं बताना तो आप कहते सर छोड़ दिए, लेकिन छोड़ना थोड़ी है, सब लेके चलेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले उपबंधों के तहत, क्योंकि इस भाग में आप जो भी पढ़ेंगे वह सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे यह जान पाएंगे कि आखिर एक राज्य का क्या कर्तव्य होगा उस देश की जनता के प्रति, यानी कि एक राज्य कैसे कल्याणकारी बनेगा, कौन कौन से ऐसे उपबंध हैं जो उस राज्य को कल्याणकारी बनाएंगे। इसी का तो उपबंध पढ़ रहे हैं आप। देखिए साफ साफ लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तक। ठीक, अब अगला आर्टिकल है दोस्तों 39 अनुच्छेद 39, और इसको आप मार्क कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कुल 6 उपबंध किए गए हैं और मैं 6 बताऊंगा एकदम आसान लहजे में। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरा देखिएगा सब समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भाग ऐसे हैं जिनसे लगातार बार बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 39 का जो प्रबंध है वह बताता है कि राज्य सभी के लिए समान कार्य पर या समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध करेगा, के लिए समान वेतन का उपबंध करेगा। अब इसका तात्पर्य समझिए। अनुच्छेद 39 यानी आर्टिकल 39 हमें यह बताता है कि जो राज्य होगा वह अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनके लिए अगर वे समान कार्य करते हैं तो उस कार्य के लिए वे समान वेतन का उपबंध करेगा। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इसके अंदर 6 भागों को बनाया गया। अब एक एक भागों को, यानी कि आर्टिकल 39 का ए कह लीजिए या 39 का क कह लीजिए, जैसा आपको सुविधाजनक पड़े आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी का भाग है। अनुच्छेद 39 के ए में यानी कि आर्टिकल 39 के क में यह बताया गया है कि राज्य सभी स्त्री और पुरुषों के लिए, यानी कि एक राज्य में जो लोग रह रहे हैं उस राज्य के स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। नहीं समझ में आया, पहले नोट कर लीजिए। राज्य सभी स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। यानी कि अगर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो वह राज्य अपने राज्य के सभी स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। यानी कि वह अपने उस राज्य के सभी स्त्री और पुरुष अपने जीवन को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए, जनजीवन को सुगम बनाने के लिए एक जीविका का साधन तो होना चाहिए। तो राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अपने राज्य के सभी स्त्री और पुरुषों के लिए एक समान रूप से, यानी पक्षपातपूर्ण नहीं,
एक समान रूप से सभी के लिए जीविका के साधन क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। यही बताया गया है अनुच्छेद 39 के ए में। उसके बाद अगला प्रबंध आर्टिकल 39 बी, अनुच्छेद 39 का बी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि राज्य हो या देश हो, उसमें भौतिक साधन तो उपलब्ध होते हैं ना। अब राज्य क्या चाहता है, अगर एक कल्याणकारी राज्य बनना है किसी राज्य को, तो वह उन भौतिक साधनों का स्वामित्व या नियंत्रण इस आधार पे तय करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, यानी कि इसका जो लाभ है वह अधिक से अधिक जनता को प्राप्त हो सके। और इसी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 39 के बी में। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि राज्य देश में उपलब्ध भौतिक साधनों का स्वामित्व या नियंत्रण ऐसा करेगा कि अधिक सार्वजनिक हित हो सके, अधिक सार्वजनिक हित हो सके। यानी कि यह राज्य का दायित्व है, वह ऐसा प्रयास करे कि जो उसके देश में उपलब्ध भौतिक साधन है उसका स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार से हो कि अधिक से अधिक जनता को इसका लाभ पहुंच सके। यही है 39 के बी में। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 39 का सी, यानी अनुच्छेद का सी, 39 का सी, इसको ग भी लिख सकते हैं आप, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। तो पहले में आपने क्या पढ़ा, राज्य सभी स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा, यह राज्य का दायित्व है। राज्य देश में उपलब्ध भौतिक साधनों का स्वामित्व व नियंत्रण ऐसा करेगा कि अधिक से अधिक क्या हो, सार्वजनिक हित हो सके। उसी प्रकार जैसे देखिए यहाँ पे भौतिक साधनों की बात की गई, तो भौतिक साधनों के साथ साथ जो उत्पादन है उसकी भी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उसका केंद्रीकरण इस प्रकार ना हो कि सार्वजनिक हित को नुकसान हो जाए। यानी कि भौतिक साधनों की सुलभता तो उन्होंने कर दिया जनता के लिए, लेकिन उन साधनों का कहीं केंद्रीकरण ना हो जाए, यानी बीच में जो घोटालेबाज लोग होते हैं घोटाला ना कर लें, सीधा सा मतलब जान लीजिए। अभी एमएसपी के लिए बवाल चल ही रहा है देश में, आप तो जान ही रहे हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं कि एमएसपी के लिए बवाल काटा जा रहा है पूरे भारत में। उसी प्रकार अनुच्छेद 39 का सी बताता है कि भौतिक और उत्पादन के साधनों का ऐसा केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को नुकसान हो जाए। आखिर एमएसपी का विवाद जो चल रहा है, क्या उससे सार्वजनिक हित को नुकसान नहीं है? आप खुद देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल और सरसों तेल का दाम कितना बढ़ता जा रहा है, आखिर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है ना। तो यही बात बताया गया है अनुच्छेद 39 के सी में। क्या बताया गया है कि राज्य भौतिक साधनों, संपत्ति या उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ऐसा ना हो केंद्रीयकरण नहीं दिखेगा तो बताइएगा, मैं बोल रहा हूं नोट करते चलिएगा, ठीक है। केंद्रीकरण ऐसा ना हो कि सार्वजनिक हित को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, सार्वजनिक हित को नुकसान हो। तो अनुच्छेद 39 का सी यह स्पष्ट करता है
कि राज्य भौतिक साधनों, संपत्ति या उत्पादन के साधनों का ऐसा केंद्रीकरण ना होने दे कि जिससे सार्वजनिक हित को ही नुकसान हो जाए। आखिर राज्य कल्याणकारी कब कहलाएगा? जब अधिक से अधिक सार्वजनिक हित होगा। जब हित होगा ही नहीं तो राज्य कल्याणकारी किस बात का? नहीं होगा ना। तो यही बताया गया है। अब इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगर नोट ना कर पाए हो, और नीचे अगर ना दिखता हो तो मैं बोलता रहता हूं तो आप लोग उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं 39 का डी। मैंने बताया ना 6 उपबंध हैं, 6 को पढ़ना पड़ेगा, कहे कि पूछा जाता है। अभी मैं बता रहा हूं कहां कहां प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। और जो प्यार आप लोग दिखा रहा मेरे वीडियो के प्रति उसका बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ऐसे ही लगातार शेयर करते रहिए, थोड़ा ट्रेंड में ले आइए हमको भी। मानते हैं थोड़ा सा संसाधनों की कमी है, लेकिन जल्द ही क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो अब देखते हैं अगला आर्टिकल 39 का डी। ये तो कितनी बार पूछा गया है जो कोनो हिसाब है नहीं, कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है 39 का डी। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा, यानी राज्य स्त्री और पुरुषों के लिए, ये स्लैश का मतलब और लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूं, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। राज्य स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य पर समान वेतन का प्रावधान करेगी। अब ये मत बोलिएगा सर ऊपर तो यही लिखाए हैं 39 में, थोड़ा सा अंतर है, गौर से देखिएगा। 39 में क्या बताया गया है कि राज्य सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध करेगा, और 39 के डी में क्या बताया गया है? राज्य स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य पर समान वेतन का प्रावधान करेगा। यानी कि राज्य का यह दायित्व होगा कि अगर सिपाही की भर्ती आई, किसकी? कांस्टेबल, ठीक, इसमें भर्ती 2 लोगों की होगी। उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, केरलम प्रावधान थोड़ा अलग है, पुरुष और महिला की भर्ती होगी, ठीक। अब दोनों किस पद पे हैं? है तो दोनों सिपाही है, आखिर भर्ती तो सिपाही की जा रही है ना। तो सिपाही के लिए आवेदन पुरुष ने किया और महिला ने किया, इन लोगों की नियुक्ति हुई। दोनों का पद क्या है? समान है, यानी कि दोनों कार्य क्या करेंगे? एक समान कार्य करेंगे। दोनों लोगों की निगरानी करेंगे, ध्यान देंगे कि कोई गलत गतिविधि ना हो जिससे देश को खतरा ना हो। तो चोर लुटेरे डाकुओं को पकड़ेंगे, तो दोनों वही काम करेंगे ना, क्योंकि दोनों क्या हैं? सिपाही हैं। तो इनको जो वेतन मिलना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? एकदम समान मिलना चाहिए, कि अगर इसको 20,000 मिल रहा है तो इसको भी कितना मिले? 20,000। तो राज्य का 20,000 लिखे है ना, हाँ ठीक। तो मतलब कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह स्त्री और पुरुष को कार्य क्षमता के आधार पर विभेदित ना करे, और इसीलिए कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे विभेदीकरण की बात की गई है ना, कि विभेदीकरण को खत्म करिए। ये मान के चलिए कि जिस पद पर वह पुरुष या महिला है, दोनों एक बराबर काम कर रहे हैं, दोनों 24 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक। तो सिपाही के पद के लिए पुरुष और महिला ने आवेदन किया, दोनों का वेतन समान है, इसी को हम बोलते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। तो राज्य का यह दायित्व होगा कि चाहे उसके राज्य में स्त्री या पुरुष हो, अगर कार्य समान करें तो दोनों को जो वेतन मिलना चाहिए वो क्या होगा? समान होना चाहिए, और यही राज्य के कल्याणकारी होने का एक शर्त है, ठीक। अब इसके बाद है आर्टिकल 39 का ई, या कह लीजिए अनुच्छेद 19 का अंगा, 39 का अंगा, ठीक, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं तो ई ही बोलूंगा क्योंकि अंगा बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है मुझे। तो जब 39 के ई की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि राज्य अपने राज्य की स्त्री और पुरुषों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति के लिए प्रबंध कर सकता है। यानी कि राज्य ऐसा प्रबंध करे कि उसके नागरिकों को, यानी जो स्त्री और पुरुष हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ भी मिले और उनकी क्षमता में वृद्धि भी होती रहे, ऐसा प्रबंध करेगा राज्य। और साथ ही साथ बाल्यावस्था का दुरुपयोग ना हो पाए, उसको रोकने के लिए वह एक समुचित प्रबंध करेगा। यही है 39 का ई, यानी कि 39 का अंगा।
यही बताता है कि राज्य अपने राज्य के पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का प्रबंध करेगा, साथ ही साथ बाल्यावस्था के दुरुपयोग के रोक पर प्रतिबंध भी बाल्यावस्था के दुरुपयोग पर रोक भी लगाएगा। यही है। अब बाल्यावस्था का दुरुपयोग तो आप जानते ही हैं, मतलब मान लीजिए किसी घर में 4-5 बच्चे हैं और कमाने वाला एक इंसान है, कमाने वाला सिर्फ एक पर्सन है, एक। अब इसके घर में खाने वालों की संख्या 10 होगी और मान लीजिए 5 मान लीजिए। अब कमाने वाला एक है, इतनी भारी महंगाई है, कैसे घर का खर्चा चलेगा बेचारे का। तो अभी इसका ये दोनों पति पत्नी है, पति कमाता है, पत्नी मान लीजिए गृहिणी है। अब ये 3 बच्चे हैं चुटकुले इसके, अब बेचारे कैसा खर्चा चले। तो इसका उम्र अभी 5 साल है मान लीजिए। तो ए क्या करे, कहे ए सुनो छोटकू, तुम जाओ चाय वाले दुकान पे थोड़ा गिलास में कुछ पैसा आएगा यार, तुम्हारे बाकी भाई बहन खाएंगे पिएंगे, ठीक। तो राज्य ऐसा प्रबंध करेगी कि जो ये दुरुपयोग हो रहा है, मानते हैं यहाँ पे आर्थिक समस्या जरूर है, लेकिन राज्य का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे उपबंधों को प्रावधानित करे कि यह 5 साल का जो बच्चा है अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण कार्य करने के लिए मजबूर ना हो। यानी कि राज्य क्या करेगा, उस 5 साल के बच्चे का जो दायित्व है वह अपने ऊपर ले ले। और इसी के लिए कई प्रबंध किए गए हैं संविधान में। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते चलिए, आपको सारे प्रबंध समझ में आएंगे। ऐसे कई प्रबंध मिले हैं संविधान में, ठीक है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी हैं और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी हैं। तो राज्य का यह दायित्व होगा कि वह बाल्यावस्था के दुरुपयोग को रोके। ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी उम्र कम है वह आर्थिक परिस्थितियों या विषमता के कारण कार्य करने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो यही है 39 का ई। इसके लिए लिखिए, राज्य स्त्रियों एवं पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति का प्रबंध करेगा, शक्ति का प्रबंध करेगा तथा बाल्यावस्था के दुरुपयोग, बाल्यावस्था के दुरुपयोग पर रोक लगाएगा। यही तो काम है कल्याणकारी राज्य का, जो ये सोच रहा है कि उसके यहाँ 5 साल से कम उम्र का बच्चा भी देश का भविष्य है, तभी तो वह राज्य कल्याणकारी कहलाएगा। क्योंकि वह प्रत्येक नागरिक, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़ा हो, सभी के बारे में क्या सोच रहा है, एक समुचित विचारधारा रख रहा है जो उसको बेहतर बना सके। तो 39 का ई ये है। अब अगला है आर्टिकल 39 का एफ, और ये आखिरी है इसका, अनुच्छेद 39 का छ, जो भी आप कह सकते हैं, च अंगा ये है, चा इसको कहते हैं, 39 का चा यानी एफ। और यह आखिरी प्रावधान है अनुच्छेद 39 का, और इसमें यह बताया गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अपने राज्य के बच्चों और युवाओं के शोषण को रोके और साथ ही साथ उन्हें रोजगार की सुविधा भी मुहैया कराए। यानी कि अनुच्छेद 39 के चा या 39 के एफ में यह बताया गया है कि राज्य बच्चों और युवाओं, बच्चों, ध्यान दीजिएगा सारे शब्द ही महत्वपूर्ण है, बच्चों और युवाओं के शोषण को खत्म कर रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराए, रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराए। यही एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है। और इस प्रकार आपका पूरा हो गया आर्टिकल 39। बस यही एक आर्टिकल बड़ा है, बाकी अभी तो चुटकियों खत्म करेंगे, आप एकदम मजा आ जाएगा, आपको ऐसा खत्म करेंगे, ठीक। तो इतना नोट हो गया हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एज यू विश, आप सभी स्मार्टफोन चलाते हैं, सब नेता हैं, आई नो वेरी वेल। तो अब अगला प्रावधान जो है दोस्तों वो है आर्टिकल 40,
अनुच्छेद 40। तो तैयार है ना आप लोग? देखिए जम्हाई उम्हाई मत लीजिएगा, मानते हैं कि थोड़ा बोरिंग लगता है, नींद लगने लगता है, लेकिन चुस्की उसकी लेते रहिए चाय का साथ में और पढ़ते रहिए। साथ में काढ़ा लेके बैठा करिए, बड़ा मजा आएगा। ठीक, तो अब अगला प्रबंध है अनुच्छेद 40। और एक प्रकार से देखा जाए अनुच्छेद 40 बहुत ही बेहतर चीज है किसानों के लिए, ग्रामीण समुदायों के लिए, क्योंकि इसी में अनुच्छेद 40 में ही किया गया है ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन। ग्राम पंचायतों का संगठन। अब जब भाग 9 पढ़ते हैं, आप पढ़ाएंगे वैसे हम ही आपको, अभी तो भाग 4 पे है फिलहाल, तो भाग 9 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 के 15वें भाग तक, यानी कि 243 के ओ तक आप सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायतों का संगठन ही पढ़ेंगे। अनुच्छेद 40 में राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह गांव का विकास करे, यानी कि गांव के बारे में या गांव के क्षेत्रों का विस्तार करे और उन्हें यह शक्तियां दे कि वह अपना विकास कर सके। अब तो जानते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, मुखिया जी के अकाउंट में फंड आता है ग्रामीण विकास के लिए, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो यही बताया गया है अनुच्छेद 40 में कि राज्य का यह कार्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का विस्तार करे और उन्हें शक्तियां प्रदान करे कि वह गांव का विकास कर सकें, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वह कहाँ निवास करती है? गांव में। सांस्कृतिक केंद्र है ना भारत, तो भारत की जो जान है वो बसती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 40 में। इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, मार्क करिए, इंपॉर्टेंट। यूपी टेट और सुपर टेट में तो अथाह बार पूछा गया है, आप गिन नहीं सकते कितनी बार। अगला और इंटरेस्टिंग है। तो अनुच्छेद 40 के बाद अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 40 में हमने पढ़ लिया ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में है काम, दशा और मनोचित दशाएं। मैं अभी बता रहा हूं उसका फुल फॉर्म क्या होगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। काम, शिक्षा और मनोचित दशाओं का प्रबंध। इसको बस इतना ही लिखना है आपको, बाकी समझ लीजिए, कहें कि आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, इसलिए तो मैं कह रहा हूं इसके बाद सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काम, शिक्षा व मनोचित दशाएं जो है उसका विवरण दिया गया अनुच्छेद 41 में, और इसके द्वारा बताया गया है कि राज्य अपने आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर, राज्य अपने आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर और इसके साथ ही अपनी जो विकास की सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा व उनके कर्म को ध्यान में रखते हुए, योग्यता को ध्यान में रखते हुए अवसर उपलब्ध कराएगी। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए। राज्य अपने आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर और अपने विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए वहां के युवाओं को रोजगार की अवसर उनकी योग्यता के आधार पर उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ उन्हें शिक्षा और उनके मन चाहे यानी कि जो नौकरी है उसको चुनने का अधिकार भी उनको प्रदान करेगा। अगर वह योग्य हैं तो वह उस अवसर को प्राप्त करें। यह कार्य होगा राज्य का। वह उनको काम प्रदान करेगा योग्यता के आधार पर, उन्हें शिक्षा देगा ताकि वह अपनी योग्यता बना सकें, और मनोचित दशाओं का निर्माण करने की शक्ति उनको देगा ताकि वह अपने मन, जो उनका मन उचित समझे, उन अवसरों को वह प्राप्त कर सकें। तो बस इतना डिस्क्रिप्शन है अनुच्छेद 41 में। इसके बाद आता है अगला अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42, और इसमें बात की गई है लोक कल्याण की एवं स्त्री प्रसूति सहायता की। अब लोक कल्याण मतलब राज्य का यह दायित्व होगा कि वह समाज का कल्याण करे, ऐसे उपबंध बनाए जिससे समाज का विकास हो, और इसके साथ ही साथ वह यह भी उपबंध करेगा कि स्त्री प्रसूति के केस में सहायता उपलब्ध कराई जा सके। पहले तो पूरा गांव ही था, पूरे भारत में आधी आबादी गांव ही थी,
तो स्त्री प्रसूति सहायता बहुत कम ही लोगों को मिल पाता था। तो अनुच्छेद 42 के माध्यम से संविधान में यह उपबंध कराया गया कि राज्य अधिक से अधिक लोक कल्याण करे और स्त्री प्रसूति सहायता का भी उपबंध करे। तो इसमें आप लिखिए लोक कल्याण एवं स्त्री प्रसूति सहायता का उपबंध, सहायता का उपबंध ये कहां किया गया है? आर्टिकल 42 में। ठीक है, बस जान लीजिए कि राज्य लोक कल्याण एवं स्त्री प्रसूति सहायता का उपबंध कहां करती है? अनुच्छेद 42 में करती है। इसके बाद अनुच्छेद 43 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, इसको तो जरूर मार्क करिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कर्मकारों के जीवन निर्वहन के लिए न्यूनतम मजदूरी का उपबंध किया गया है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें एक खंड और है, दो खंड है, 43 का क और ख, वो मैं बता रहा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। कर्मकारों के लिए, या यूपीएसआई 2017 के 22 दिसंबर के पेपर में पूछा गया था, नोट कर लीजिए, कर्मकारों के जीवन निर्वहन के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध, न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध राज्य क्या करेगी? उसके यहाँ जितने भी कर्मकार हैं, यानी कि जो कार्य करने वाली आबादी है, किसी का शोषण ना हो सके, उसके जीवन निर्वहन के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करेगी। पहले क्या होता था? ठेकेदार लोग आते थे, दासों को उठा ले जाते थे, लोगों को उठा ले जाते थे, मजदूरी कराते थे, पैसा देते थे, मन करता था, नहीं मन करता था नहीं देते थे। तो राज्य ने सोचा अगर ऐसी ही स्थिति रही तो राज्य का जो लोक कल्याण का उपबंध किया गया है निदेशक तत्वों के माध्यम से, वह तो विफल हो जाएगा। तो राज्य ने एक प्रावधान लाया न्यूनतम मजदूरी का, और उसने बताया कि ये एक न्यूनतम मजदूरी रहेगी राज्य के लिए और एक न्यूनतम मजदूरी रहेगी केंद्र के लिए। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी, कर्मकारों के जीवन निर्वहन के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध किया गया अनुच्छेद 43 में, और इसमें राज्य के लिए वर्तमान समय में जो है राज्य के कर्मकारों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है, यही पूछा गया था टेट 2019 में कि राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी, कर्मकारों के न्यूनतम मजदूरी का मूल्य कितना है। तो 2019, 20 और 21 तक यह मूल्य था 180 रुपए, और कोरोना काल में इसको बढ़ा के कर दिया गया था 202 रुपए। याद रखिएगा, कोरोना काल के लिए सिर्फ 202 रुपया किया गया था। उससे पहले राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी है? 180 रुपए। और केंद्र के लिए यानी संघ के लिए न्यूनतम मजदूरी का कितना उपबंध किया गया है? तो वह है 300 रुपया। यानी कि किसी भी मजदूर को राज्य में 180 रुपया के नीचे नहीं दिया जाएगा अगर उससे काम कराया जाता है। 8 घंटे की मजदूरी का हिसाब है ये, और केंद्र 300 रुपए से कम नहीं देगी। तो इसी का उपबंध है अनुच्छेद 43 में, कर्मकारों के जीवन निर्वहन के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध, यह राज्य का दायित्व होगा। और इसी में अनुच्छेद 43 का भी जोड़ा गया, जोड़ लीजिए, जिसको 43 का ए भी लिख सकते हैं आप लोग। इसमें क्या जोड़ा गया? प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी। ये पूछा गया है यूपीएसआई में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, यानी कि जो कर्मचारी योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको कंपनियां अपने नियमों के आधार पर भर्ती करें, उनकी भागीदारी को प्रदर्शित करें। तो प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, यही उपबंध है किसमें? यही उपबंध है 43 के का में। और एक दूसरा है अनुच्छेद 43 का खा। इसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43 के खा को। जब भाग 9 के बी को जोड़ा गया, सहकारी समितियों का जब विवरण मिलता है, उसी प्रकार 43 के खा में सहकारी समितियों का प्रबंध किया गया। सहकारी समितियां आप जानते ही हैं, जैसे आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ होते हैं, ये सब सहकारी समितियों के हिस्से हैं। पहले जिला सहकारी बैंक खोले जाते थे। तो 43 के खा में सहकारी समितियों का प्रबंध करना राज्य का दायित्व है, यही बताया गया है।
यानी कि राज्य क्या करेगी, सहकारी समितियों का प्रबंध करेगी, जिसको 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 43 के खा में जोड़ा गया। तो यह हो गया दोस्तों 43 के खा तक का पूरा प्रबंध। चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वही अपना काम करिए, लिखिए, आपकी मर्जी, पर नोट जरूर करिएगा, है कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मैं तो थक गया हूं पढ़ा पढ़ा के, बस आप लोग पढ़ पढ़ के मत थकिएगा, कहें कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इसके बाद तो राष्ट्रपति जब शुरू होंगे, कब खत्म हो जाएंगे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होता है। ठीक, तो अगला प्रावधान है यानी कि आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में राज्य को यह बताया गया है कि वह पूरे देश के लिए एक समान सिविल नागरिक संहिता का प्रावधान करे। लिख लीजिए, फिर समझा दे रहे हैं। राज्य देश के लिए एक समान सिविल नागरिक संहिता का प्रावधान करेगी। इसका सीधा सा मतलब यह था अनुच्छेद 44 में कि जानते हैं आप कि एक क्षेत्र में रहने वालों का जो समीकरण है, वो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पर्शियन है, कोई जैन है, कोई बुद्ध है। तो एक समान सिविल नागरिक संहिता का सिर्फ इतना प्रावधान करने का उद्देश्य था कि देश जिस भी क्षेत्र में, यानी देश के किसी भी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हों, वह क्या है, सब एक समान नागरिक है, सब नागरिक के ही तुल्य हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी विभेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। यही बनाने का मुख्य प्रावधान था अनुच्छेद 44 का, कि राज्य अगर कल्याणकारी होना चाहता है तो उसे एक समान सिविल नागरिक संहिता का प्रावधान करना चाहिए, ताकि किसी एक क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न संप्रदायों के लोग हंसी खुशी जीवन यापन कर सकें। यही है अनुच्छेद 44। कितना सिंपल है, सिंपल है ना, बस पढ़िए। अगला अनुच्छेद है 45। बस जो सिंपल लगे सब पढ़ रहा है, कुछ छोड़िएगा नहीं। अगला अनुच्छेद 45। अब अनुच्छेद 45 में इसको जोड़ा गया, जानते हैं कब, 46वां, जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, तब जोड़ा गया अनुच्छेद 45 को। और इसमें प्रावधान क्या किया गया ये तो बताने की जरूरत है नहीं, आप सब समझदार हैं, आगे दिमाग में ना, बिल्कुल। तो इसमें प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों, वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। राज्य का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे, जिससे कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रह जाए, असाक्षर ना रह जाए। ठीक, तो यह राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य को कल्याणकारी बनाना है तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान करना पड़ेगा। और इसी के उद्देश्य से भारत में आंगनबाड़ी नामक संस्था का स्थापना किया गया है। आप तो जानते हैं यूनिसेफ के माध्यम से इसको चलाया जाता है। तो आंगनबाड़ी का जो उपबंध किया गया, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों की जो स्थापना की गई भारत में, वह अनुच्छेद 45 से प्रेरित होकर ही किया गया, ताकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे 6 वर्ष से कम हैं उनको भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके, उनके पोषण का ख्याल रखा जा सके। इसी के उद्देश्य से अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया था। ठीक, तो अनुच्छेद 45 में इतना ही नोट करना है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अगला आर्टिकल 46 अब बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ये भी पूछा गया है, इसको मार्क करिए क्योंकि 86वां संविधान संशोधन है। और उसके बाद 46वां भी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, क्योंकि यह आरक्षण के प्रावधानों को फलीभूत करता है कुछ हद तक। ठीक, तो अनुच्छेद 46 बताता है कि राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए
वर्गों के लिए शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। अगर राज्य को ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य दुर्बल वर्ग के लोग जो शिक्षा पाने में असमर्थ हैं, जिनकी नींव शिक्षा की बहुत कमजोर है और वह इतने सक्षम नहीं है कि वह शिक्षा को प्राप्त कर सके, या वह इतने सक्षम नहीं है कि वह अन्य बच्चों की तुलना में कॉम्पिटिट कर सके, अपनी पढ़ाई जारी रख सके, तो राज्य का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे एससी एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान करे। और आप सभी जानते हैं शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान है, विश्वविद्यालय में जाइए, विद्यालय में जाइए, सभी के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं, ताकि अगर आप उस कुनबे से हैं जहां पे शिक्षा का स्तर बहुत कम है, तो आप उस विद्यालय में दाखिला लेके अपने कुनबे को मजबूत करिए, ताकि उनको भी साक्षरता का प्रभाव मिल सके। ठीक, तो यही है अनुच्छेद 46 में प्रावधान। इसके बाद यह बच्चों के द्वारा पसंद किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 47। क्यों पसंद करते हैं, आज तक मैं भी नहीं जान पाया। कई लोगों ने पूछा मुझे बार बार फोन करके कि अनुच्छेद 47 क्या है सर, समझा देते हैं। तो बच्चों को मजा आता है, क्योंकि ये उनके एक प्रकार से लाभप्रद उपबंधों को प्रदर्शित करता है। तो अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि राज्य को कल्याणकारी होने के लिए यह प्रबंध करना चाहिए कि वह जो मादक द्रव्य हैं और जो नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन को प्रतिबंधित कर दे। यानी कि उसके राज्य में जो मादक द्रव्य और नशीले पदार्थों का प्रचलन चल रहा है उस पर वह प्रतिबंध लगा दे, जिससे बच्चों का भविष्य बन सके। तो इसमें लिखिएगा, बस लिखना इतना ही है कि राज्य मादक द्रव्यों व नशीली पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान करे और साथ ही पोषाहार का वितरण भी करे, ताकि उनको थोड़ी सी ताकत मिल सके जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसका जो उपबंध है वो कहाँ है, आर्टिकल 47 में। ठीक, और अनुच्छेद 47 के ही आधार पर मिड डे मील योजना को प्रारंभ किया गया था 1995। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। अनुच्छेद 47 में इतना ही प्रबंध है। अब अगला आर्टिकल बढ़ते हैं आर्टिकल 48 की तरफ। देखिए, अगर एक भी पॉइंट मिस किए ना इधर 39 के बाद, तो एग्जाम का एक पॉइंट मिस कर दिया। और आप जानते ही हैं कि एक प्रश्न का महत्व कितना ज्यादा है परीक्षा में। एक प्रश्न मतलब 1000 बच्चों को आगे ढकेल दिया आपने। जिसको आएगा वो तो आगे जाएगा ही ना। तो अगला जो प्रबंध है वो है आर्टिकल 48 का। ये हम जैसे ग्रामीण वासियों के लिए है। हम लोग तो ग्रामीण समुदाय से बिलोंग करते हैं ना। तो अनुच्छेद 48 राज्य को यह दिशा निर्देशित करती है कि वह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कृषि और पशुपालन को संगठित कर सके या उनका संगठनात्मक विकास कर सके। मैंने कहा ना कि ये हमारे जैसे कृषि समुदाय के लोगों के लिए बनाया गया था। बहुत ही अच्छा काम किया राज्य ने इसको बना के। ठीक, तो इसमें लिखिए, राज्य आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली या पद्धति का प्रयोग कर कृषि एवं पशुपालन को संगठित करे या इसके संगठनात्मक विकास को प्रेरित करे। ठीक, अब इसी में
एक 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48 का क या 48 का ए जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि राज्य का कुछ और भी दायित्व होता है, और यह दायित्व यह है कि राज्य पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए भी कदम उठाए, अपने राज्य में निवास कर रहे पेड़ पौधों की देखभाल करे, उसके लिए उपबंध बनाए, वहां रहने वाले जीव जंतु जो बहुत दुर्लभ हैं, अगर एक बार विलुप्त हो गए तो विलुप्त प्राय श्रेणियों में चले जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान करे। ठीक, और आप जानते हैं कि पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण का जो प्रावधान है वह समवर्ती सूची में है। अब ये मत पूछिएगा कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में लिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 48 के ए में लिखना है आपको, राज्य का दायित्व होगा कि वह पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान करे, वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान करे। बस समाप्त। अनुच्छेद 48 का कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अगला आर्टिकल अनुच्छेद 49 नोट करते चलिए। अब इतना तो राज्य का दायित्व है, अगला राज्य का दायित्व क्या होगा? इतने सारे प्रबंध पढ़ लिए, पुरुषों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में और युवाओं के बारे में, सबका प्रबंध पढ़ लिया। फिर कृषि का प्रबंध पढ़ा और पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण का भी प्रावधान पढ़ लिया। अब बचा क्या राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए? तो राज्य में जो स्मारक हैं या ऐतिहासिक स्मारक हैं उनका भी तो संरक्षण करना है। जो धरोहर हैं, प्राचीन धरोहरें हैं, अगर उनको संयोजित नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति को हम कैसे वर्णित करेंगे? तो इसके लिए प्रबंध है अनुच्छेद 49 में। इसमें बताया गया कि राज्य का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों एवं धरोहरों का संरक्षण करे या इनके संरक्षण का प्रावधान करे। अब राज्य खुद तो आएगा नहीं, प्रावधान ही करेगा ना, संरक्षण का प्रावधान करे। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49। अब इसके बाद अगला है अनुच्छेद 50, और इसको कर लीजिए मार्क, इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट, या तीनों। क्यों? क्योंकि सार तो आप जान ही रहे हैं। अब अनुच्छेद 50, इसमें किया गया है, राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कर दे, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कर दे, यानी कि अलग कर दे। ऐसा करने का क्या कारण है वह भी जान लीजिए। अगर कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी तो न्यायपालिका का औचित्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए राज्य को यह निर्देश देता है हमारा अनुच्छेद 50 कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कर दे। आप जानते हैं कार्यपालिका का कार्य क्या है? विधायिका के द्वारा निर्मित विधि को जनता तक पहुंचाना और जनता के द्वारा उनका अनुपालन कराना। न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य स्थित या उपस्थित मतभेदों को दूर करना। अब अगर कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी तो नुकसान भारत की जनता का होगा या उस देश की जनता का होगा। तो अनुच्छेद 50 में बताता है कि राज्य को कार्यपालिका का न्यायपालिका से कर देना चाहिए क्या? पृथक्करण। और इस भाग का सबसे अंतिम अनुच्छेद 51 इन द फॉर्म आर्टिकल 51 बताता है क्या? राज्य की जो राष्ट्रीय नीतियां हैं, विदेशी नीतियां हैं, उनका प्रावधान कहाँ होना चाहिए? कहीं तो होना चाहिए। तो अनुच्छेद 51 में बताया गया है राज्य के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति एवं
विदेशी नीति का प्रबंध, यानी कि एक राज्य को विकसित होने के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति में अपना सहयोग देना चाहिए और साथ ही साथ विदेशी नीति भी बनाना चाहिए जिससे उसके राज्य का अग्रणी विकास हो। तो यह हो गया दोस्तों भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके पूरा 51 तक का प्रावधान। मानता हूं वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है पर सब आपके लिए कामगर है। अब इसी के बाद एक भाग 4 का भी इसमें जोड़ा गया था दोस्तों, आपको याद होगा भाग 4 का 1, इसमें अनुच्छेद 51 के ए यानी 51 के का को रखा गया था जिसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। और मूल कर्तव्यों को लिया गया है किस देश के संविधान से, तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में भाग 4 के का यानी 51 अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया। ठीक, और इसका क्या दायित्व है कि जिस प्रकार राज्य हमारे लिए इतने प्रबंध करेगा नीति निर्देशक तत्वों को अपनाकर, तो हमारा भी कुछ दायित्व होना चाहिए अपने उस राज्य के प्रति, अपने उस देश के प्रति। तो ऐसे दायित्वों को अनुच्छेद 51 के क में बताया गया और ऐसे 10 दायित्वों का जिक्र किया गया था सबसे पहले। ठीक, यानी कि जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया उस समय 10 मूल कर्तव्य थे भारतीय जनता के, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 1976 के बाद 11वां कर्तव्य यानी 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। क्या कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। तो ये हो गया भाग 4 का काव्य। अब हम कल से पढ़ेंगे भाग 5 संघ सरकार का विवरण। तो दोस्तों यह पूरा आपका विवरण खत्म होता है भाग 4 का। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, आपका कमेंट ही हमें गर्वान्वित महसूस कराता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।